हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अभी तक 4 क्लासेस की हम स्टडी कर चुके हैं। ये हमारी आज की 5वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आपका सेलिंग कॉस्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। यानी कि जहां पर विक्रय लागतें होती है उस कंडीशन के अंदर एक फर्म जो है उसका इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, उसका संतुलन बिंदु कहां पर होगा, इसकी आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है कि आपके पास जो सेलिंग कॉस्ट है वो क्या होती है, यानी कि विक्रय लागतें आपके पास क्या होती हैं। देखिए, विक्रय लागतें वो कॉस्ट है जहां पर जो पैसा आपका खर्च किया जाता है गुड्स के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ताकि जो गुड्स है जो इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन किया किसी एक्स गुड का, या फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन किया है मोबाइल फोन का, और जो फर्म है इस मोबाइल फोन की सेल्स को बढ़ाना चाहती है, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है पब्लिसिटी के ऊपर या एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाएगा उसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। अगर हम बात करें सेलिंग कॉस्ट के एग्जांपल्स की, तो ये आपको जो रियल लाइफ है उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्जांपल्स इसके देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली देखे होंगे कि जैसे वीवो के जो फोन है उनकी एडवर्टाइजमेंट विराट कोहली करते हैं। तो विराट कोहली को टेक्निकली तो जो मोबाइल फोन है उनकी नॉलेज नहीं है, बट लोगों के अंदर वो क्या है, एक रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। तो जब लोग उन्हें वीवो का फोन यूज करते हुए देखते हैं तो एक तरीके से उस गुड की पब्लिसिटी के जो होती है, और जो गुड्स के बायर होते हैं वो उस गुड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उससे प्रभावित होते हैं। और इस तरीके से जो पैसा विराट कोहली को दिया गया था एडवर्टाइजमेंट के लिए, उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के कारण जो फर्म की फोन के लिए जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके के एक तो ये एग्जांपल आपको डिफरेंट टाइप के जो है देखने को मिल जाते हैं कि जो भी आपके पास, चाहे वो टेलीविजन हो या आप नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर जाकर हम देखें, तो डिफरेंट टाइप की आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं। उनका एक ही मोटिव होता है कि वो उन गुड्स की जो डिमांड है उसको बढ़ा सके, उनकी मांग जो है उसको बढ़ा सके, ताकि जो फर्म है वो ज्यादा से ज्यादा गुड को सेल करे, विक्रय करे, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो इसके एग्जांपल्स, एक तो हमने एग्जांपल दे दिया कि इस तरीके से आपकी होती है। दूसरा, जो सेल्समैन है वो रखे जा सकते हैं। तीसरा, कमीशन जो है वो रखे जा सकते हैं। तीसरा, आपके जो पास जो फ्री गिफ्ट्स है वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। कि जैसे कि कोई अपने एक मान लेते हैं कि मोबाइल फोन जो है वो आप परचेज कर रहे हैं, तो साथ में आप कोई भी जो कंपनी है उसका ऑफर दे सकते हैं कि आप जियो की सिम जो है वो फ्री मिलेगी, और इसके अंदर सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको फ्री मिलता है। तो इस तरीके की चीजें करके फर्म जो है अपनी सेल्स को प्रमोट करना पसंद करती है। तो ये होता है सेलिंग कॉस्ट, यानी कि विक्रय लागतें आपके पास। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट मार्केट होती है, उन डिफरेंट मार्केट के अंदर जो फर्म है उसको किस प्रकार की जो अलग अलग जो कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ती है, अलग अलग मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी सेलिंग कॉस्ट किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप की जो मार्केट है बेसिकली हम वो लेके चलेंगे। फर्स्ट है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। सेकंड है हमारे पास मोनोपोली, जिसको हम बोलते हैं एकाधिकार। और थर्ड हमारे पास है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसको हम बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो फर्स्ट यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर हमें पता है कि जितनी भी गुड़ का प्रोडक्शन किया जाता है वो सारी की सारी क्या होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि वो समरूप वस्तुएं होंगी कि हर एक कंडीशन में, चाहे आप बात कर रहे हैं ए गुड़ की, बी की या सी की, ये सभी क्या है, एक दूसरे के समरूप होते हैं, यानी कि एक दूसरे के होमोजीनियस होते हैं। इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता। चाहे इन्हें जो प्रोडक्शन करने वाली जो फर्म है वो एक्स हो, वाई हो या फिर जेड हो, इन तीनों फर्म्स में से चाहे कोई भी जो फर्म है वो इनका प्रोडक्शन करे, बट हर एक फर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो एब्सोल्युटली सेम होता है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है उसको जरूरत नहीं होती है किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट की। तो यहाँ पर जो है नो एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन यहाँ पर आपके पास पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास है, क्यों? क्योंकि अगर देखिए परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, तो अगर कोई भी जो ए फर्म है
मान लेते हैं कि उसने अपनी जो सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ पैसा खर्च कर दिया, लेकिन बी जो फर्म है वो भी सेम प्रोडक्ट जो है वो बना रही है, तो ए ने जो पैसा खर्च किया है उसका बेनिफिट उसको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सेम प्रोडक्ट दूसरी फर्म बना रही है तो जो इसने एडवर्टाइजमेंट करी थी इसके कारण जो डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है कि ये डिमांड जो है वो बी जो फर्म है उसके प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट तो चाहे ए फर्म सेल करे या बी करे, दोनों एक ही जैसे तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट करने का कोई भी फायदा होता नहीं है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं पाई जाती, यानी कि सेलिंग कॉस्ट आपकी नहीं पाई जाएगी। सेकंड मार्केट आती है हमारे पास मोनोपोली मार्केट, और मोनोपोली मार्केट के अंदर एक सिंगल सेलर होता है, यानी कि सभी को पता होता है कि मार्केट के अंदर जो भी गुड्स बन रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो ना के बराबर आती है। अगर एडवर्टाइजमेंट की भी जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक के लिए की जाती है, कि अगर गवर्नमेंट किसी भी, मान लेते गवर्नमेंट की कोई किसी गुड के ऊपर मोनोपोली है, तो गवर्नमेंट सिर्फ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि गवर्नमेंट ने एक कंपनी लॉन्च करी है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो उसके रिगार्डिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन वो पहुंचाना चाहती है लोगों तक, तो इसके ऊपर एक काफी कम अमाउंट के अंदर पैसा खर्च किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जो हमारे पास थर्ड मार्केट आती है वो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी कि वस्तु विभेद पाया जाता है। इसको हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि जितने भी आपके पास मार्केट के अंदर फर्में होंगी उन सभी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, चाहे वो कलर को हो लेके हो, ब्रांड हो, या फिर उनका साइज हो या क्वालिटी हो, इस तरीके के जो डिफरेंस हो वो इनके गुड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हर एक जो इंडिविजुअल सेलर होता है, यानी कि एक जो व्यक्तिगत जो यहाँ पर सेलर होता है, वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ताकि उस जो वो अपनी एक इंडिविजुअल डिमांड को बढ़ा सके। तो इसके ऊपर एक बड़ी मात्रा में जो पैसा है वो सेल्स को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो आप वस्तु बेच रहे हैं उसको जो बेचने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और जो कंज्यूमर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है ताकि वो एक पर्टिकुलर जो फर्म है उनके प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये डिफरेंट मार्केट के अंदर इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, और सबसे ज्यादा जो सेलिंग कॉस्ट आती है वो आती है आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। देखिए, अब अगर हम बात करें सेलिंग कॉस्ट की और एक फर्म के इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के लिए हमें दो अजम्पशंस जो हैं, दो मान्यताएं हैं, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। उन्हें हम मानेंगे तभी हमारी जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट, इसके अंदर जो अजम्पशन है वो आती है कि जो बायर हैं, यानी कि जो वस्तु के क्रेता हैं, उनकी मांग यानी कि उसकी डिमांड और जो टेस्ट यानी कि उसकी जो रुचि होती है उसको चेंज किया जा सकता है। सेकंड, हमारे पास जो अजम्पशन है वो ये है कि जितने भी मार्केट के अंदर बायर्स होते हैं उन्हें कंप्लीटली नॉलेज नहीं होती मार्केट के हर एक प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि जितना भी आपके पास उत्पादन बेचा जा रहा है बाजार के अंदर, किसी भी बायर के यानी कि किसी भी क्रेता के पास उसकी सभी नॉलेज जो है वो नहीं पाई जाती है। क्यों? इसका रीजन भी है। देखिए, जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो हमने पढ़ा है कि इसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, यानी कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इस तरीके से जो है नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे। और ये जितने भी आपके पास सेलर्स होते हैं ये सभी अलग अलग जो गुड्स उनका प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसके अंदर पाया जाता है, वस्तु विभेद। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब इतने सारे गुड्स अवेलेबल हो मार्केट में, तो हर एक बायर के लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो सभी गुड्स की जो इंफॉर्मेशन रखे। तो दो अजम्पशंस ये हमारे पास होती हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके डिफरेंस की, कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की कॉस्ट होती हैं, कि एक तो हमारे पास कॉस्ट होती है सेलिंग कॉस्ट और एक हमारे पास होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट को हम बोलते हैं विक्रय लागतें। तो विक्रय लागतें क्या होती हैं वो हम यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक हमारे पास क्या है, उत्पादन लागत। तो उत्पादन लागत जो है वो क्या होती है, इसके बीच में हम दोनों के अंदर डिफरेंस को यहाँ पे समझेंगे, मतलब कि जो इसका अंतर होता है वो उसको हम यहाँ पर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कि फर्स्ट अगर कंडीशन की हम बात करें प्रोडक्शन कॉस्ट की,
तो प्रोडक्शन कॉस्ट का सिंपल जो मीनिंग है यानी कि उत्पादन लागत का जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि जो भी पैसा आपके गुड्स को उत्पादित करने यानी कि उसका प्रोडक्शन करने के ऊपर खर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन जो है उसको बनाना है, उसका आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इस मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप जितना पैसा भी खर्च करते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने खर्च किए 10,000 रुपीज, तो जो 10,000 आपने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को जो है करने के लिए खर्च किया है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसकी जरूरत की जो चीज क्या जो प्रोडक्शन है वो किया जा सके। कि अगर उसको मोबाइल फोन पसंद है तो उसके मोबाइल फोन का हम प्रोडक्शन करके दें और इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा होता है सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागतें। विक्रय लागतें क्या होती हैं कि यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो आपके पास एक पर्टिकुलर बायर है, कि मान लेते हैं आपके पास जो ये एक विक्रेता जो क्रेता है, ये वीवो का फोन जो है वो परचेज करता है, तो इस वीवो के फोन के लिए इसकी डिमांड को या इसके टेस्ट को किस प्रकार से चेंज किया जाए कि जो कोई और दूसरी कंपनी है जो कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, कि जैसे हम रियलमी को मान लेते हैं कि रियलमी पैसा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो इसकी हमेशा एक कोशिश रहेगी कि इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए ताकि जो वीवो के कस्टमर है वो मूव होकर आ जाए कहां पर, रियलमी के पास। तो इस कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये आपके पास सेलिंग कॉस्ट होती है। यहां पर कंज्यूमर की आदतें, जो उसके पास हैबिट्स होती हैं, उसकी रुचि यानी कि उसके पास जो किस प्रकार का उसका टेस्ट है, उसको यहां पर चेंज करने की कोशिश की जाती है। सेकंड जो हमारे पास इसमें डिफरेंस आता है दोनों के अंदर, वो आता है कि जो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपका इंक्रीज करती है आउटपुट को, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट आपके उत्पादन को बढ़ाती है, आउटपुट को इंक्रीज करती है। मतलब कि ये आपकी जो मार्केट के अंदर गुड्स की सप्लाई है उसको इंक्रीज करेगी। दूसरा जो आपके पास सेलिंग कॉस्ट यानी कि जो आपके पास विक्रय लागतें हैं वो आपकी इंक्रीज करती है डिमांड को, कि जितना ज्यादा आप पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करते हैं वो गुड्स की डिमांड को प्रभावित करता है, यानी कि जो मार्केट के अंदर बायर हैं उन्हें मजबूर करता है कि वो इस गुड्स की डिमांड को पूरा करें और इसकी डिमांड जो है वो क्रिएट करें। तो थर्ड जो डिफरेंस है वो इसमें दिखाता है कि आपके पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सप्लाई साइड को इफेक्ट करता है और जो आपके पास सेलिंग कॉस्ट है वो आपकी डिमांड साइड को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपके पास जो सेलिंग कॉस्ट है यानी कि एवरेज सेलिंग कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं औसत विक्रय लागत। तो ये हमारे पास क्या है, औसत विक्रय लागत है। तो ये औसत विक्रय लागत की शेप क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या एक कर्व है जिसके ऊपर हमने दो एक्सिस को लिया है, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ये जो हमारे पास यू शेप की जो है वो एसएस आपके पास क्या है, सेलिंग कॉस्ट है, यानी कि एवरेज सेलिंग कॉस्ट का ये आपके पास कर्व होता है। चैम्बरलिन ने इसकी जो शेप है वो बताई थी कि ये यू शेप का होता है। अब ये यू शेप का जो है इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो हमने ओ एक्सिस के ऊपर जो आउटपुट लिया है, कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर इस ए पॉइंट के ऊपर अगर हम लेते हैं तो इस ए पॉइंट के ऊपर जो फर्म है अगर उसने जो कॉस्ट है वो लगाई है कितनी, ओपी, तो यहाँ पर वो कितना वो प्रभावित कर रही है ओक्यू क्वांटिटी को। तो जैसे जैसे ये आप इस उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे उसी के साथ आपकी जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है वो कंटिन्यूअसली आपके पास डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर आप इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है वो अगर आप लगाते हैं 10 रुपए, तो जैसे जैसे आपके पास ज्यादा क्वांटिटी आप सेल करते हैं कि फर्स्ट आपने सेल करी, सेकंड सेल करी, थर्ड सेल करी, फोर्थ सेल करी, और आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी वो आपने हर कंडीशन में सेम रखी है, तो एवरेज जो है ये कंटिन्यूसली अगर आप इसको जो है देखेंगे तो ये बाद में क्या है कंटिन्यूसली आपके पास कम होती चली जाएगी, कि ये 10 से हो सकता है फिर आपके पास 6 हो जाए, फिर आपके पास ये जो है 4 हो जाए, फिर ये आपके पास 2 आ जाए। तो इस तरीके से जो आपके पास एवरेज सेलिंग कॉस्ट है वो आपके पास धीरे धीरे जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर जब ये इस बी पॉइंट के ऊपर यानी कि ऑप्टिमम लेवल के ऊपर पहुंचती है तो उसके बाद अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन को सेल करना स्टार्ट करते हैं
तो उसके साथ में जो आपके पास एवरेज सेलिंग कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस एवरेज सेलिंग कॉस्ट को हम फाइंड कैसे करते हैं, जो औसत विक्रय लागत है इसको हम निकालते कैसे। तो इसके लिए एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर डिराइव करते हैं कि आपके पास हम ऊपर लेते हैं कि यूनिट ऑफ सेल्स, यानी कि आपने कितनी यूनिट जो है वो सेल करी है, तो उसके ऊपर जो सेलिंग कॉस्ट के ऊपर आपने पैसा खर्च किया है वो, यानी कि मान लेते हैं कि आपने 100 यूनिट जो है वो गुड्स की सेल करी, और इस 100 यूनिट को सेल करने के लिए आपने जो कॉस्ट है वो लगाई है कितनी, 1000 रुपीज के इक्वल आपने कॉस्ट लगाई। तो आपने एक जो यूनिट है उसके लिए आपने कितना पैसा खर्च किया, एक यूनिट जो गुड्स है उसको सेल करने के लिए जो आपके पास एवरेज सेलिंग कॉस्ट है वो आपके पास आती है कितनी, 10 रुपीज के इक्वल। तो इस तरीके से आप क्या है इसको निकाल सकते हैं कि यह आपके पास होती है एवरेज सेलिंग कॉस्ट। अब जो हम देखेंगे यहाँ पर वो हम देखते हैं कि एक जो फर्म है उसकी सेलिंग कॉस्ट और जो फर्म है यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होता है। देखिए, इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर हम एज्यूम करके चलते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्राम से जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। कि एक तो जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन आती है कि अगर गुड्स के प्राइजेस चेंज होते हैं तो साथ में आपकी जो चेंज होंगे वो आपकी सेलिंग कॉस्ट भी आपकी चेंज होती है। प्लस हम इसके अंदर जो ये लेके चलते हैं कि फर्म यहाँ पर एक डिसीजन लेती है, और वो डिसीजन क्या है कि एक तो आपके गुड्स जब सेल किए जाएंगे तो उसके प्राइस क्या होंगे, दूसरा जब प्राइस के साथ साथ इसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो सेलिंग कॉस्ट यानी कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो ये चीज हम यहाँ पर एक मान के चलेंगे। दूसरा एक ये भी अजम्पशंस की तरह हम लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए गुड्स के ऊपर जो सेलिंग कॉस्ट, जो सेलिंग के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट आपकी एक तो इंक्रीज होती है, साथ में इसके साथ साथ जो गुड्स की डिमांड है वो भी आपकी जो है इंक्रीज होगी। और जब गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है तो जो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट है यानी कि जो फर्म है उसके लाभ, वो लाभ आपके पास क्या होंगे, साथ के साथ इंक्रीज होंगे। हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी, पहली कंडीशन है कि गुड्स के जो प्राइस हैं वो प्राइसेस भी चेंज होते हैं और साथ में जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, मतलब आपके जो विक्रय लागतें हैं वो भी चेंज होंगी। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि आपके पास जो फर्म है उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है, उसको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि जो प्राइस है वो गुड्स के किस पॉइंट के ऊपर डिटरमाइन होते हैं और जो सेलिंग कॉस्ट है वो इस गुड को सेल करने के लिए कितनी रखी जाए। कि अगर मान लीजिए जो फर्म है उसने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो इस 10 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए प्राइस क्या होंगे, एक तो यह डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरी, इसके अंदर जो सेलिंग कॉस्ट है, जो विक्रय के ऊपर लागतें खर्च होंगी, वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा, इसका डिसीजन फर्म को लेना पड़ता है। थर्ड जो है वो आपको बताता है कि अगर मान लीजिए आपने सेलिंग कॉस्ट को इंक्रीज किया है तो इस सेलिंग कॉस्ट के बढ़ने से दो इफेक्ट यहाँ पे शो होंगे। पहला तो आपके पास डिमांड बढ़ेगी, दूसरा क्या है, प्रॉफिट बढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास डिमांड कर्व होगा फर्म का वो शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, मतलब अगर ये आपके पास डिमांड कर्व है तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ D1 के अंदर। तो जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो इसके अंदर जो है इस D1 के अंदर फर्म के जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होते हैं, साथ में जो इसके गुड्स के प्राइस है वो भी आपके पास इंक्रीज होंगे, दोनों ही कंडीशन होती है। तो अब ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इसको हम समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से, ताकि हमें चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके अंदर ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, वो वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है यानी कि उत्पादन को लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने कॉस्ट और प्राइस को लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक AR1 कर्व है और AR1 जो है एवरेज रेवेन्यू, और साथ में जो फर्म की डिमांड है उसको ये शो करता है। साथ में जो फर्म है उसके लिए हमने क्या है, एक ACP कर्व जो है वो ड्रॉ करा है। ये ACP कर्व क्या है, इसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास जो है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होती है, यानी कि उत्पादन की जो औसत लागत है वो। इस उत्पादन की औसत लागत के ऊपर जो फर्म है वो प्रोडक्शन करती है कितना, OQ क्वांटिटी का।
तो यहाँ पर जो आपके पास जो आउटपुट है वो फर्म का कितना है, OQ क्वांटिटी है। इस OQ क्वांटिटी का जब आपने प्रोडक्शन किया तो इसके प्राइस कितने रखे, यहाँ पर जो प्राइस है वो आपने रखे हैं O से लेके B तक हमारे पास क्या है, इसके प्राइस हैं, यानी कि ये इसके प्राइस हैं। अब इस प्राइस के साथ हम ये देखते हैं कि जो इसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी आती है। तो एवरेज कॉस्ट जो है इसकी वो आती है आपकी ये O से लेके A पॉइंट तक। कॉस्ट कितनी है, O से A पॉइंट तक। प्राइस आपके पास यहाँ पर है, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर जो फर्म है इस कंडीशन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिलते हैं। अब ये सुपर नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो आपके कितने होते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ABCD, यानी कि ये आपके पास जो पूरा डॉटेड एरिया है ये हमारे पास होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। तो इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को जब फर्म को लगता है कि इस तरीके के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिल रहे हैं तो ज्यादा पैसा वो खर्च करना स्टार्ट भी कर सकती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जब पैसा खर्च करती है तो उस कंडीशन में उसकी जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड का जो AR है वो शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, AR से AR2 के ऊपर। यानी कि यहाँ पर जो फर्म है वो जब उसने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया तो आपके पास जो कॉस्ट है ये ACS, यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग, यानी कि जो आपने विक्रय लागतें हैं उसकी औसत विक्रय लागतें जो हैं उसके ऊपर पैसा खर्च किया तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, ACS के ऊपर। और जो आपके पास डिमांड कर्व है वो AR जो है वो AR2 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। यानी कि जैसे ही आपने सेलिंग कॉस्ट को इंक्रीज किया तो साथ में आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। अब जब ये डिमांड इंक्रीज हुई है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास आउटपुट है वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, और वो आपका इंक्रीज हो जाता है OQ से OQ1। तो ये हमारे पास जो है कंडीशन आती है। अब इस OQ1 क्वांटिटी को जो सेल किया जाएगा वो कितने प्राइस के ऊपर किया जाएगा, वो प्राइस है आपके पास O से लेके F तक, यानी कि इसको सेल किया जाएगा किसके ऊपर, प्राइस है यहाँ पर कितने इसके O से लेके F तक। कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर कॉस्ट आती है आपके पास ये E जो है आपके पास O से E तक, यानी कि इसको सेल किया जाएगा कितनी O, और जो E जो है आपके पास एवरेज कॉस्ट उसके ऊपर इसको सेल किया जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपके पास जो प्राइस है वो ग्रेटर देन है किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो ये भी आपके पास जो कंडीशन है वो यहाँ पर शो करती है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। अब एक चीज जो शायद आपको यहाँ पर मिस लग रही होगी वो ये है कि हमने इस आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे किया है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि एक तो आपके पास MR इक्वल होना चाहिए किसके, MC कर्व के। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमने MR और जो MC है उसको एज्यूम कर लिया। क्यों, क्यों देखिए अगर ये एक्चुअल डायग्राम की हम बात करें तो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था कि जहां पर ये आपके पास जो है वो AR1 होता और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास MR1। तो यहाँ पर एक तो MR कर्व हमने मिस कर दिया, दूसरा हमारे पास जो MC है ये MC कर्व आपका इस तरीके से इस A पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम होता, तब आपके पास ये जो OQ क्वांटिटी है इसका डिटर्मिनेशन होता। इसी तरीके से जब आपकी ये डिमांड बढ़कर AR2 पर जाती है तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास फिर से एक AR2 कर्व होता, और फिर हमारे पास इसमें एक MR कर्व 2 होता, और फिर हमें यहाँ पे एक अलग से MC कर्व जो है वो ड्रॉ करना पड़ता जिसको हम बोलते हैं MC1। इसी तरीके से आपकी जो और अगर एवरेज जो डिमांड है वो अगर बढ़ती तो ऐसे कंडीशन में आपके पास AR3 होता, फिर MR हमें 3 ड्रॉ करना पड़ता, और फिर हमें एक MC कर्व की जरूरत पड़ती। तो ये जो डायग्राम है ये काफी मैसिव हो जाता, इसके अंदर बहुत सारी लाइनें जो है वो आपकी ड्रॉ करनी पड़ती। तो इस कंडीशन को हमने अवॉइड करने के लिए, इससे हमें बचने के लिए हमने क्या करा, हमने एज्यूम कर लिया कि आपके पास जो जहां पर हम एक आउटपुट दिखाते हैं, जैसे हमने OQ हमने आउटपुट दिखाया, तो इस OQ पर हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर आपके पास जो MR और जो MC है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एक दूसरे के बराबर वो हैं। तो इसलिए हम जो है MR और जो MC है उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, उसको हमने डायग्राम के अंदर शो नहीं किया। तो इसके बाद कंडीशन क्या होती है कि जब फर्म को लगता है कि आपने एवरेज जो कॉस्ट है उसमें अगर आपने सेलिंग कॉस्ट और ऐड कर दी तो आपकी जो है सेल बढ़ गई,
और इससे आपको जो ये आपके पास जो कंडीशन होती है EFGH के इक्वल, ये फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो जब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे तो फर्म जो है अपनी जो सेलिंग कॉस्ट है उसको और इंक्रीज करना पसंद करती है, और इस सेलिंग कॉस्ट को जो वो इंक्रीज करती है तो यहाँ पर आपके पास जो नया एक सेलिंग जो कॉस्ट कर्व है वो बनता है आपके पास ACS1, यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास AR जो कर्व है वो AR3 के ऊपर आपके पास शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो डिमांड है वो भी आपके पास इंक्रीज हो गई गुड्स की, और साथ में आपके पास जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आउटपुट लेवल है वो कितना है, वो आपका OQ1 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, यहां पर OQ1 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, OQ2 लेवल पर आ गया। अब जब ये OQ2 लेवल के ऊपर आया है तो इसके अंदर इसके जो प्राइस है वो कितने रखे हमने, इसके जो प्राइस है वो है हमारे पास OL, यानी कि आपके पास बात करें तो ये इसके जो है प्राइस होंगे, और इसके अंदर जो एवरेज कॉस्ट है वो आपके पास कितनी होती है, ये आपके पास एवरेज कॉस्ट इसकी होगी O से लेके K पॉइंट तक, यानी कि आपके पास ये जो है इसकी एवरेज कॉस्ट होती है OK। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास जो प्राइस है वो है OL, कॉस्ट है आपके पास OK, तो यहाँ पर आपके पास जो प्राइस है वो ग्रेटर देन है किससे, कॉस्ट से। तो मतलब जो इस कंडीशन के अंदर भी जो है फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो कंटिन्यूसली जो आपके पास ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जिसको हम बोलते हैं कि KLNM के इक्वल, यानी कि ये जो आपके पास पूरा एरिया है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का होता है, और कंटिन्यूसली जो फर्म है अपना जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो कंटिन्यूसली बढ़ाती हुई इस कंडीशन के अंदर जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज जो नोटिस करने लायक और काफी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको याद रखनी है, वो ये क्या है कि जैसे जैसे आपकी जो सेलिंग कॉस्ट बढ़ रही है, वो सेलिंग कॉस्ट तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज सेलिंग कॉस्ट की तो ये आपकी एक तरीके से होती है फिक्स कॉस्ट के इक्वल, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है। मतलब आप अगर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या आपकी अगर आपके पास डिमांड जो है वो बढ़ती भी है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप जो सेलिंग कॉस्ट है उसको इक्वल रखते हैं, यानी कि आपकी अगर डिमांड बढ़ती है तो भी आपने 10 रुपए एवरेज सेलिंग कॉस्ट रखी और आपने 10 यूनिट जो है इसकी सेल करी है। उसके बाद अगर आप जो और यूनिट अगर आप सेल करते हैं कि 20 यूनिट आप सेल करते हैं और आप उसके बाद जो है 30 यूनिट आप सेल करते हैं, तो धीरे धीरे जो आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है ये आपके पास डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा सेल करेंगे तो एवरेज जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आता है कि एक जो फर्म है उसके लिए सबसे अनुकूलतम स्थिति क्या होती है, सबसे ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है। तो वो उस कंडीशन पर होगी जब आपके पास जो गुड्स के प्राइस हैं वो इक्वल होते हैं किसके, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि MC प्लस में जो आपके पास मार्जिनल जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और वो आपके पास प्राइस के इक्वल हो जाए तब हम बोलेंगे कि जो आपके पास फर्म है वो एक ऑप्टिमम कंडीशन में है, यानी कि अनुकूलतम स्थिति उसकी इस कंडीशन के अंदर होती है। तो आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा था। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, और अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं और अगर आप इसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने जो वैल्यूएबल सजेशंस है वो हमें बताएं, ताकि जो वीडियो लेक्चर्स की क्वालिटी है इसको हम टाइम के साथ इंप्रूव कर पाए। देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।